चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो इनकम टैक्स की बात हो रही थी कल। इंट्रोडक्शन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के ऊपर बात हुई। 1962 के रूल्स के बारे में हमने रेफरेंस लिया था। फिर हमने ये देखा कि फिनांस एक्ट क्या होता है, फिनांस बिल क्या होता है, वो सब चीज़ें डिस्कस हुई थी। फिनांस बिल, फिनांस एक्ट जो अभी रेलिवेंट है अपने एग्जाम के लिए, दैट इज फिनांस एक्ट 2025। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमने बात की कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। भाई ये कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। जिस साल का हिसाब हम कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर है, जिस साल में जाके हिसाब कर रहे हैं वो असेसमेंट ईयर है। तो जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है दैट इज 2026-27। तो ये एवरी ईयर जो है वो चेंज होता है। अपने ऊपर जो बजट एग्जाम में एप्लीकेबल है वो इस साल का नहीं, पिछले साल का बजट है जो 2025 में प्रेजेंट हुआ था, वो हमारे एग्जाम पे एप्लीकेबल है। ये हमने बातें की थी। अब बाकी बहुत सारे बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस की है, थोड़ी बहुत थियरी जो आगे डिस्कस करनी बाकी है कंसेप्चुअली वो, और फिर कुछ कैलकुलेशंस हम देखेंगे। हमने देखा अलग अलग टाइप के असेसीज हैं, इंडिविजुअल्स है, एचयूएफ है, सबके ऊपर जो है वो टैक्स एप्लीकेबल होता है डिफरेंट रेट्स पे। वो रेट्स क्या है वो आज डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंडली हमने ये भी देखा कि जो इनकम है, इनकम ऑफ अ पर्सन इज टैक्सेबल। ये गुड्स पे या सर्विस पे लगने वाला टैक्स नहीं है, ये किसी पर्सन की इनकम पे लगने वाला टैक्स है। अब जब इनकम पे टैक्स लगाने की बात हो रही है तो इसका कंप्यूटेशन, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो आपको समझना है। तो इनकम कमाने के जो सोर्सेज हैं वो तो न्यूमरस है, बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, हजारों में हो सकते हैं। आप ऐसे लिस्ट नहीं बना सकते कि भाई इस बिजनेस से पैसे कमा रहे हैं, इस प्रोफेशन से पैसे कमा रहे हैं, या इस एम्प्लॉयमेंट से पैसे कमा रहे हैं। अगर आप उसको लिस्ट करने बैठोगे तो वो लिस्ट तो बहुत बड़ी हो जाएगी और कभी कंप्लीट नहीं होगी। और फिर क्या होगा कि जो चीज़ वो लिस्ट में नहीं लिखी है, अगर आपने उस सोर्स से इनकम कमाई तो टैक्सेबिलिटी कैसे आएगी। तो डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट को जब टैक्सेबिलिटी इम्पोज करनी थी तो उन्होंने सोचा कि यार कुछ बाइफर्केशन, कुछ क्लासिफिकेशन होना चाहिए कि इनकम के सोर्सेज को हम वैलिडली क्लासीफाई कर दे, जिससे मेजॉरिटी या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि सारे लोग इनकम टैक्स एक्ट में कवर हो सके। तो इन्होंने क्या किया, जो भी सोर्सेज ऑफ इनकम है आपके, जिस सोर्स से आप पैसा कमा सकते हो, उसको इन्होंने 5 कैटेगरी में बांटा, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, 5 कैटेगरी में बांटा है, 5 हेड्स ऑफ इनकम, 5 कैटेगरी बना दी। तो आप जिस भी सोर्स से पैसा कमाते हो वो इन पांचों में से कहीं ना कहीं तो बिलोंग करेगा। ये इनका बाइफर्केशन है। सबसे पहला और सबसे कॉमन सोर्स है सैलरी, सैलरी इनकम। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया आर अर्निंग सैलरी इनकम बिकॉज एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से ये चीज़ें बड़ी कॉमन है। तो सैलरी एक सोर्स ऑफ इनकम हो गया जो इस कैटेगरी में क्लासीफाई हो जाएगा। इसके लिए जो सेक्शंस हैं इनकम टैक्स एक्ट में वो है 15 से लेके 17 तक, ये ब्लॉक है। तो देखो सेक्शन नंबर के बिना इनकम टैक्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको सेक्शन नंबर ही नहीं पता है तो फिर आपका वो सब्जेक्ट कभी बनेगा ही नहीं। तो इतना मैं बहुत स्ट्रांगली बोलता हूँ इसमें कि बिना सेक्शन के इनकम टैक्स एक्ट नहीं पढ़ना चाहिए, कंपनी लॉ भी नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे जो बड़े एक्ट्स होते हैं वो आपके माइंड में ओरिएंटेशन सेक्शन के थ्रू ही बनेगा, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है वो चीज़ को दिमाग में बिठाने का। मैं रैंडमली चैप्टर्स पढ़ाता जाऊंगा, रैंडमली टॉपिक्स बोलता जाऊंगा और आप सोचोगे कि एट द एंड ऑफ द सिलेबस आपको सब कुछ याद हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो एक तरीका है उसको हुक कैसे करें अपने दिमाग में, दैट इज थ्रू सेक्शन नंबर्स, क्योंकि सेक्शंस इंडिविजुअल यूनिक नंबर्स है। अब जो चीज़ सेक्शन 15 में बोली है वो सेक्शन 15 एक ही है पूरे एक्ट में, तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि अच्छा हाँ ये सेक्शन में ये बात बोली थी। तो अगर आप नंबर्स के बिना पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। एक एक इंडिविजुअल लेक्चर समझ आ जाएगा, लेकिन 10 लेक्चर के बाद कोई चीज रिलेट करनी होगी ना तो वो रिलेट करने के लिए रेफरेंस पॉइंट ही नहीं होगा। तो सेक्शंस एक्चुअली रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं, एक माइलस्टोन होता है जिसके थ्रू आपको चीजें याद हो जाती है। वैसे तो सैलरी जो है इसके जो सेक्शंस आपको मिलेंगे वो 15 to 17 के रेंज में आने वाले हैं। इसके बाद जो दूसरा हेड ऑफ इनकम है दैट इज हाउस प्रॉपर्टी, HP। ये आएगा सेक्शन नंबर 22 से और ये जाएगा 27 तक। दिस इज हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे पता है कौन सी मतलब इनकम आती है, रेंटल इनकम। प्रॉपर्टी से कमाया गया रेंट इस कैटेगरी में टैक्सेबल होगा। अब वो प्रॉपर्टी जो है आपकी रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, डजेंट मैटर। हाउस प्रॉपर्टी वर्ड में हाउस वर्ड को लिटरली नहीं लेना है, ये उनके खुद के इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि हाउस प्रॉपर्टी एक कॉमन वर्ड हमने यूज कर लिया है, बट दैट डज नॉट मीन दैट इट इज ओनली अ रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस। अगर ये जो प्रीमाइसेस है कमर्शियल, मैं इसका रेंट पे कर रहा हूँ ना, तो ओनर के लिए रेंटल इनकम HP में टैक्सेबल है। अब ये कमर्शियल प्रीमाइसेस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना, ये भी हम पढ़ेंगे। तीसरी जो कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड PGBP, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन।
शॉर्ट में आप ध्यान रख सकते हो। बिजनेस एंड प्रोफेशन सेक्शंस स्टार्ट होते हैं 28 से और जाते हैं 44 DB तक, ये सीरीज है पूरी। सेक्शन नंबर्स तो मैं बार बार बोलता रहूंगा, आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। तो जितने भी टाइप के बिजनेस हैं दुनिया में और जितने भी टाइप के प्रोफेशन लोग फॉलो कर रहे हैं सब इसमें आ गए। कितना वाइडर इम्प्लीकेशन है इसका। अब बिजनेस हजारों तरीके के हो सकते हैं, बट बिजनेस को एक कैटेगरी बना दिया। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अब चाहे वो टेक्सटाइल का हो, डायमंड का हो, रेस्टोरेंट का हो, XYZ कोई भी बिजनेस हो, सारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। प्रोफेशन कोई भी हो, CA हो, CS हो, टीचिंग हो, एडवोकेसी हो, मेडिकल प्रैक्टिस हो, एनीथिंग, अगर वो प्रोफेशन की डेफिनेशन में आ गया तो इस हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के जो सेक्शंस है वो 45 से स्टार्ट होते हैं और 54F 54H वहां तक जाते हैं। ठीक है, ये पूरी सीरीज है। अब कैपिटल गेन क्या होता है वो भी समझ लो। जो प्रॉपर्टी है, कैपिटल असेट टर्म यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रीमाइसेस है, बिल्डिंग है। अब इस जगह को मैंने किराए पे दिया तो किराया यहाँ पे टैक्सेबल होगा। ये जगह अगर मैंने बेच दी किसी को तो प्रॉफिट भी तो हो सकता है। प्रॉपर्टी के रेट तो इन्फ्लेशन के साथ बढ़ते ही है, तो जिस दाम में मैंने ये प्रॉपर्टी 20 साल पहले खरीदी होगी, आज मैं उसको बेचूंगा तो पैसा डेफिनेटली ज्यादा मिलने वाला है। बात समझ आ रही? तो ये जो गेन हुआ उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। शेयर्स पे अपने प्रॉफिट कमाया, कैपिटल गेन। ज्वेलरी बेच के, गोल्ड सिल्वर बेच के आपने प्रॉफिट कमाया, कैपिटल गेन। प्रॉपर्टी बेची तो भी कैपिटल गेन, जमीन बेची तो भी कैपिटल गेन। तो ये सारी चीजें मोस्टली इस कैटेगरी में आती है। अब ये 4 स्पेसिफिक कैटेगरी है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, मतलब सैलरी, रेंटल इनकम, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन, यही तो सारे मेजर सोर्सेज है पैसा कमाने के। इसके अलावा कुछ बच गया जो या तो यहाँ पे कवर हुए ही नहीं या फिर स्पेसिफिकली मना किया गया, तो उसके लिए एक लास्ट कैटेगरी है, दैट इज अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये कैटेगरी है। इसके सेक्शंस जो है वो स्टार्ट होंगे 56 से और ये लास्ट सेक्शन जाएगा आपका 59। ये 5वां हेड है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो ये 5 कैटेगरी में इनकम को डिवाइड किया गया और बोला किसी ना किसी एक कैटेगरी में तो आपकी कोई भी इनकम हो इंडिया में क्लासीफाई हो ही जाएगी। वैसे 5 हेड्स ऑफ इनकम। अब ये 5 टॉपिक्स अपने एक एक चैप्टर है। ये सब कुछ जो बता रहा हूँ, सैलरी एक चैप्टर अलग है, HP अलग है, PGBP का चैप्टर अलग है, 5 चैप्टर हो गए आपके। तो इसमें एक एक सेक्शन के ऊपर डिटेल में बात होने वाली है कि इंटरनली कैलकुलेशन होता कैसे। तो ये यहाँ तक बात समझ आ गई, क्लियर हुआ। अब आगे कंप्यूटेशन कैसे होता है वो भी देख लो। एक टर्म यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड टोटल इनकम। टोटल इनकम का मतलब होता है जिसके ऊपर टैक्स आपको पे करना होता है, वैसा। ठीक है, वो कैलकुलेट कैसे होती है वो समझो। सबसे पहले ये 5 हेड से आने वाली जो इनकम है वो इसके अंदर हम कंसिडर करते हैं। 5 हेड से आने वाली सैलरी है, HP है, PGBP है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज है। ये आपकी 5 हेड्स की इनकम को आप प्लस कर दो। जरूरी नहीं कि हर इंसान 5 हेड से इनकम कमाता ही है, नॉट नेसेसरी, बट इनमें से जो भी आप पे एप्लीकेबल है प्लस कर लो। ये सब कुछ प्लस करने के बाद जो चीजें इसमें ऐड होती है उसमें एक आता है प्रोविजन, क्लबिंग। क्लबिंग प्रोविजंस। क्लबिंग प्रोविजन का अगर सेक्शन की बात करूं तो ये 60 से लेके स्टार्ट होता है और ये जाता है 65 तक। सेक्शन नंबर 7 में लिखिए। और क्लबिंग भी अपना एक चैप्टर है, ये भी पढ़ने वाले अलग से। क्लबिंग का मतलब ये है, अगर आपने अपनी इनकम डाइवर्ट करने की कोशिश की, अपनी इनकम किसी और के अकाउंट में दिखा के टैक्स बचाने की कोशिश की, डिपार्टमेंट वो इनकम उठा के वापस से आप ही के अकाउंट में प्लस कर देगा या क्लब कर देगा। तो दैट इज द वर्ड क्लबिंग। ठीक है, आपने अपनी इनकम को अपने अकाउंट में दिखाना है, टैक्स आपको ही पे करना है। आप सोचो मैं मेरी इनकम मेरी वाइफ के या मेरे हस्बैंड के अकाउंट में दिखा दूं और उतना टैक्स बचा लूं, तो डिपार्टमेंट बोलेगा ऐसा नहीं होता है। आपकी कमाई है तो टैक्स आपको ही भरना पड़ेगा। किसी और के अकाउंट में पैसा लेने से वो इनकम उसकी नहीं हो जाती। और अगर आपने उस तरीके से कुछ गलत क्लेम किया है और डिपार्टमेंट को पता चला तो वहां से उठा के वापस यहाँ प्लस कर देगा। तो इसको बोलेंगे क्लबिंग प्रोविजंस। तो इसके लिए सेक्शन है। अब ये चीजें प्लस हो जाती है यहाँ पे, फिर कुछ माइनस भी होगा। सेट ऑफ लॉसेस। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सरकार टैक्स ले रही है, लॉस हो रहा है तो कुछ बेनिफिट भी तो मिलना चाहिए। अब आप गवर्नमेंट को बोल रहे हो सर लॉस हुआ है, अब आप टैक्स भरो। प्रॉफिट में हम भरते हैं, लॉस में आप भरो। ऐसा होगा तो पूरा देश लॉस में ऑन पेपर, और एक्चुअल में सरकार लॉस में। ये सबको कैशबैक देना पड़ता है। बोले लॉस होता है तो कैशबैक मिलता है, तो मैं जानबूझ के प्रॉफिट नहीं कमाता हूँ।
लॉस में काम करता हूँ, सरकार की तरफ से पैसे मिलते हैं, ऐसा होगा नहीं। बट अगर इस साल लॉस हुआ है तो अगले साल जब प्रॉफिट कमाओगे तो सामने माइनस कर लेना, सेट ऑफ दे देंगे, कैशबैक नहीं देंगे वैसे। तो कोई लॉसेज हैं आपके करंट ईयर के, प्रीवियस ईयर के, ऐसा भी होता है ना, एक बिजनेस में प्रॉफिट है एक में लॉस है, तो भी आमने सामने सेट ऑफ हो सकता है। तो ये सेट ऑफ लॉसेज है। अब इसके जो सेक्शन हैं वो सीरीज स्टार्ट होती है 70 से और वो जाती है 80 तक। ये भी एक चैप्टर है, जहाँ जहाँ सेक्शन के ब्लॉक लिख रहा हूँ समझो एक एक चैप्टर आपका ऐड होता जा रहा है। 5 हेड्स के 5 चैप्टर, क्लबिंग का एक चैप्टर, सेट ऑफ, ये 7 चैप्टर का मैंने आपको टाइटल समझा दिया वैसा। ये सब चीजें, ये सब कुछ सेटल करने के बाद जो ये अमाउंट आता है इसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। शॉर्ट में बोलेंगे जीटीआई। इसका जो सेक्शन नंबर है सेक्शन 14, दिस इज ग्रॉस टोटल इनकम। ये सब नोट्स में है अपने। सेक्शन 14, सेक्शन 14 पूरा समझा दिया मैंने आपको कि उसमें कंप्यूटेशन होता कैसे। तो यहाँ तक आते आते हम ग्रॉस टोटल इनकम पे आए। टाइटल टोटल इनकम, मतलब ये अभी एंड नहीं हुआ है वैसे। अब इसके ऊपर आपको टैक्स नहीं पे करना है, इससे पहले कुछ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो समझ लें। अब जो आगे कंसेप्ट है इसमें से कुछ चीज़ें माइनस होती है, उसको बोलते हैं डिडक्शंस। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A ऐसे बोला जाता है। जो सेक्शंस की रेंज है यहाँ पे वो सेक्शन 80 से आगे की सीरीज है। 80A से सीरीज स्टार्ट होती है और ये जाएगी 80U तक, पूरी सीरीज है डिडक्शंस। होते क्या है समझा देता हूँ, ये भी एक चैप्टर है डिडक्शंस का। आप जो भी इनकम अर्न कर रहे हो, जो जीटीआई आपका टैक्सेबल हो रहा है, अगर आपको इसमें कुछ टैक्स सेविंग करना है तो गवर्नमेंट ने सामने से आपको कुछ रास्ते बताए हुए हैं कि भाई देखो टैक्स की चोरी मत करना। इससे बेटर हम बता देते कहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको एग्जेम्पशन दे देंगे। लोग एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में, जो टैक्स सेवर फंड्स होते हैं, टैक्स सेवर बॉन्ड्स होते हैं, टैक्स सेवर बैंक एफडी होती है, ये सब जो चीज़ें होती है ये आपको यहाँ पे दी गई है। मेडिकल इंश्योरेंस ले लो, टैक्स बचा लो। एलआईसी पॉलिसी ले लो, टैक्स बचा लो। ये सब जो चीज़ें हैं वो इसमें कवर होती है। अब ये भी अपना एक पूरा चैप्टर है जिसके अंदर ही डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ये सब माइनस करने के बाद फाइनली जो बचता है उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज टोटल इनकम। इस टोटल इनकम पे टैक्स लगता है और वो स्लैब रेट, फ्लैट रेट जो आप पे एप्लीकेबल है वो आपको इस पे लगाना होता है। तो ये पूरा कंप्यूटेशन है ऑफ योर टोटल इनकम। इसको मैं टैक्सेबल इनकम भी बोल सकता हूँ अगर आपको दूसरे तरीके से इसको समझना है। नाम वैसे टोटल इनकम ही है, बट आप इसको अपने रेफरेंस के लिए टैक्सेबल इनकम भी बोल सकते हैं क्योंकि टैक्स अल्टीमेटली इसके ऊपर लगता है। ये ध्यान में रख के चलना। आया समझ में? अंडर चैप्टर, अपना अंडर सेक्शन बोलते हैं, ये अंडर चैप्टर है। एक्ट का पूरा चैप्टर है, चैप्टर 6A, जिसके अंदर ये सारे सेक्शंस हैं। बोलो कंप्यूटेशन, बात समझ आई? अब इसके साथ 2 सेक्शंस और हैं जो साथ में ही बता देता हूँ, थियरी में भी दिए हुए हैं। एक है 288A और एक है सेक्शन 288B। 2 सेक्शंस।
और डायरेक्ट हवा चाहिए तो इस तरफ बैठो, यहाँ डायरेक्ट थोड़े से ज़्यादा आगे हो गया तो आदत नहीं है। ठीक है, चलो चलो ठीक है। तो 288A और 288B ये दो सेक्शन छोटे छोटे सेक्शन है। यहाँ पे ना राउंडिंग ऑफ की बात की है। राउंडिंग ऑफ का मतलब ये है जो आपने टोटल इनकम गिनी, टोटल इनकम का अमाउंट तो रैंडमली कोई भी नंबर आ सकता है, कोई जीरो फिगर ही होगा एंड में, नेसेसरी तो है नहीं। 288A ऐसा बोलता है कि जो आपकी टोटल इनकम है उसको राउंड ऑफ करो इन मल्टीपल्स ऑफ ₹10। ठीक है, मल्टीपल ऑफ ₹10 का मतलब मान लो आपकी टोटल इनकम आ रही है 15,65,388 रुपीज आ सकती है ऐसी टोटल इनकम। तो इन्होंने बोला ये जो है ना इसको राउंड ऑफ करो, इसको बना दो 390। 10 रुपए के मल्टीपल में गिनो, फिर छुट्टों की प्रॉब्लम होती है, 1-2 रुपए छुट्टे कहाँ से लाएंगे फिर, तो बोला 10 रुपए में राउंड ऑफ कर दो बेटर है। तो 390 कर दो, अगर 385 से कम है तो 380 कर दो, मैथ्स वाला रूल है। 385 या उससे ऊपर होगा 390, और अगर 5 से कम होगा तो 380 वैसा। अब मान लो ऐसा है 388 था ना, इसको कर देते हैं, अब क्या करें, 380 होगा कि 390 होगा वो क्वेश्चन है, बोलो। 80 होगा, दो बार राउंड ऑफ नहीं करना है। फिर पहले आप पैसे को राउंड ऑफ रुपी में करो तो 385 बनाओ, फिर 90 करो, ऐसा नहीं होगा। अगर ये 385 से एक पैसा भी कम है, 99 पैसा भी होगा ना, तो भी राउंड ऑफ होकर किस तरफ जाएगा, 380। समझ आया? तो 288 ऐसा बोलता है कि टोटल इनकम को आपको 10 रुपए के मल्टीपल में राउंड ऑफ करना है। 288B वैसा ही सेक्शन है जो आपकी टैक्स लायबिलिटी आती है ना, ये तो टैक्सेबल इनकम है ना, 15 लाख रुपए जो भी है, इस पे जो टैक्स गिनोगे तो टैक्स का भी तो कुछ अमाउंट बनेगा। तो पहले आप इसको राउंड ऑफ करोगे, 380 बनाया आपने इसको, फिर इसके ऊपर टैक्स गिना। मान लो आपका टैक्स आता है 1,35,400 समथिंग, 422, ये आपके टैक्स की लायबिलिटी आई। तो बोला इसको भी राउंड ऑफ करेंगे, इसको भी सेम 10 रुपए के मल्टीपल में राउंड ऑफ करेंगे, ये लास्ट में हो जाएगा 420। समझ आ रहा है? तो जो राउंडिंग ऑफ का बात है ये इन्होंने इन दो सेक्शंस में बोली है, 288A और 288B। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो थियरी में इंट्रोडक्शन के चैप्टर में कल अपने डिस्कस करनी बाकी थी। नहीं, हाँ इफेक्ट सेम है, बट ये राउंड ऑफ किसको कर रहा है, टोटल इनकम को, और ये राउंड ऑफ किसको कर रहा है, टैक्स लायबिलिटी, बस। तो आपकी जो अल्टीमेटली टैक्स लायबिलिटी आएगी पे ऑफ करने के लिए, उसमें लास्ट में हमेशा जीरो ही आएगा पे करने में। 422 पे नहीं करना होगा, 420 ही पे करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। पर उनका प्रोविजन पहले से बना हुआ है, राउंड ऑफ करके पे करना है, तो ठीक है। वो बात ठीक है कि कैश में पे करना नहीं, राउंड नहीं है, बट स्टिल उन्होंने वो पहले से प्रोविजन बना रखा है कि मल्टीपल ऑफ ₹10 में काउंट करना है, तो चल रहा है। अब उसको वापस उन्होंने चेंज नहीं किया कि नहीं अब तो ऑनलाइन है, अब छुट्टे की प्रॉब्लम तो है नहीं, अब भरो, ऐसा नहीं है, राउंड ऑफ ही रखा हुआ है। ठीक है ना, 1-2 रुपए में तो ना सरकार को कोई फर्क पड़ रहा है ना पब्लिक को, और ऐसा भी नहीं कि अपने से कुछ ज्यादा मांग रहे हैं, तो जो है वो ठीक ही है। अननेसेसरीली प्रोविजंस में बार बार छेड़छाड़ करना भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि फिर उनका सिस्टम, उनका सॉफ्टवेयर, सब जगह वो चेंजेस करने पड़ते हैं, और जो सॉफ्टवेयर मार्केट में चल रहे हैं जो टैक्स कैलकुलेट करते हैं, फिर उनमें भी अपडेट करना पड़ता है। तो मान लो अब ठीक है ऑनलाइन हो गया, इसका प्रॉब्लम नहीं है, बट जो चल रहा है प्रैक्टिस ये बरसों से चल रहा है, 10 रुपए का राउंडिंग हो बहुत साल से चल रहा है, चलने दो, फिर अननेसेसरी क्या इतने के लिए चेंज करना है, तो उन्होंने कुछ छेड़छाड़ की नहीं है इसमें, ऐसे ही चल रहा है। बोलो, ये सारी बातें क्लियर हुई, समझ आए? अब ये सब पॉइंट्स जो अपनी थियरी में भी है, मैं आपको नोट्स वाला पार्ट एक बार बता भी देता हूँ। ये कंटेंट है अपना, अभी के लिए देख लो, प्रिंट आउट तो मैं आपको फिर कल दे दूंगा, क्योंकि आज मिल जाएगी मुझे। ये सारी चीजें कल जो अपन ने थियरी में देखी ना, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, जितना मैंने आपको समझाया, काफी सारे पॉइंट्स इसमें लिखे हैं। ये फाइनेंस एक्ट वाला पॉइंट वो सब लिखा हुआ है, कुछ थियरी आंसर्स वो है, डिस्कस भी करा देता हूँ, और ये जो कंटेंट आपको समझाया वो बता देता हूँ कहाँ है। ये पार्ट सेक्शन 14 ग्रॉस टोटल इनकम, 5 हेड्स की बात की अपन ने, वो मेंशन किए हुए, और इन सबको आपको प्लस करना है, इसमें क्लबिंग अप्लाई करना है, सेट ऑफ करना है, फिर आपको जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम। फिर बोला टोटल इनकम क्या होती है, तो भाई चैप्टर 6A के डिडक्शंस माइनस करो, उसके बाद
फिर आएगा ये राउंडिंग ऑफ वाला पार्ट 288 ए और बी, ये राउंडिंग ऑफ 10 रुपए के मल्टीपल्स में करना है। ऐसे आपका पूरा कंप्यूटेशन होगा। सब एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं, ये सब पॉइंट्स। ठीक है, बात समझ आ गई, क्लियर हो? अब थोड़ी थियरी देख लेते हैं स्टार्टिंग से और फिर वो रेट्स पे चलते हैं। तो क्या थियरी अभी कंप्लीट ही करा देता हूँ तो फर्स्ट चैप्टर पूरा ही आपका फिर कंप्लीट हो जाए। जो कल जो पॉइंट्स हमने देखे वो रिकॉल भी हो जाएंगे। इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल कब से हुआ, ये बात हुई थी। फिर दूसरा, इनकम टैक्स के लिए जो पॉइंट है इस पर ध्यान देना। इनकम टैक्स इज चार्ज्ड इन एन असेसमेंट ईयर 26-27 अपने केस में, फिर आप लिख लेना उसको बाद में जब नोट्स आपके पास आ जाएंगे। एट द रेट्स प्रिस्क्राइब बाय द फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट कौन सा? 2025। ठीक है, ऑन टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन। टोटल इनकम वही जो अभी पूरा कैलकुलेशन सीखा अपन ने, दिस इज अ डेफिनेशन। पर्सन की बात भी अपन ने कल की थी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, ईओपी, पीओआई, एजेपी, फर्म, एलएलपी, कंपनीज, ठीक है, ट्रस्ट, सोसाइटी, सब आ गए पर्सन फॉर द प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर 26-27 प्रीवियस ईयर के लिए कंप्यूटेशन करना है, ये बात हुई थी। ये चार्जिंग सेक्शन है, ये जो लाइन ये पूरे लिखे हैं ना पॉइंट्स, ये एक्चुअली चार्जिंग सेक्शन है, उसको पॉइंट वाइज मैंने डिवाइड करके लिखा है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर हमने देखा था कि इनकम टैक्स चार्ज करने के डिपार्टमेंट के पास 3 तरीके हैं, या तो रिटर्न के साथ पैसा सबमिट कर दो, या टीडीएस के फॉर्म में पैसे कटवा लो, या एडवांस टैक्स पे कर दो। टीडीएस तो फिर आपको जो पे कर रहा है वही काट लेगा, आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से पहले टैक्स काट लेगा। एडवांस टैक्स आपको खुद जमा करवाने जाना पड़ता है, वो भी ऑनलाइन ही है, बट ये ऑप्शन हमने देखे थे। फिर देखो राउंडिंग ऑफ वाला पॉइंट यहाँ पे भी लिखा है, ये बात हो गई। फिर मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स चार्ज करने का राइट किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और वो पावर उनको दिया किसने? कॉन्स्टिट्यूशन के जैसे पावर है, तो वो पूरा एड्रेस दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें शेड्यूल 7, उसमें लिस्ट नंबर 1 यूनियन लिस्ट, उसमें एंट्री नंबर 82, उसमें बात लिखी हुई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन या इंडिया में कमाई गई इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज कर सकती है। तो इसलिए ये सब वो लोग हमसे वसूल कर पा रहे हैं, नहीं तो कोई पे नहीं करता। एग्रीकल्चर इनकम को बाहर रखा है, एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, वैसे बोला हुआ है। एग्रीकल्चर वाले बेचारे उतना कमा ही नहीं पा रहे कि उन पर टैक्स लगा दे, लगा भी दे तो भी दिक्कत है। हर फार्मर नहीं कमा रहा इतना, कुछ कमा भी रहे तो बहुत कमा रहे, लेकिन हर फार्मर नहीं कमा रहा। वो भी सारा जोग्राफिकल हो गया। पंजाब हरियाणा का किसान जो है वो सीधा थार में घूमता है आराम से, उसके बहुत पैसे, उसको टेंशन नहीं है। लेकिन वही अगर बिहार का किसान है तो वो गरीब है, उसकी बेचारे की मंथली इनकम पूरी फैमिली की उतनी भी नहीं है कि जो सबको खिला रहा है वो खुद खा सके, बड़ी खराब कंडीशन है। तो हर जगह चीजें जो है वो सेम तरीके से नहीं चल रही, बट एग्रीकल्चर इनकम एनीवे एग्जेम्प्टेड। नेक्स्ट बोला है बजट जो है हर साल पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं, वो तो आप देख ही रहे, और उसी को फिर आगे फाइनेंस बिल के तौर पे उसको प्रेजेंट करके उसको पास किया जाता है। इनकम टैक्स रूल वाला पॉइंट मैंने आपको बताया। नोटिफिकेशन, सर्क्यूलर, ये सब चीजों की बात हो रही है। नोटिफिकेशन इशू करने के लिए यहाँ पे जो अथॉरिटी है उसका नाम है सीबीडीटी। सीबीडीटी का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स के लिए एपेक्स बॉडी है इंडिया में जो इसको रेगुलेट करती है। जैसे आपके स्टॉक मार्केट में सेबी है, बैंकिंग में आरबीआई है, वैसे ही यहाँ पे सीबीडीटी है। जीएसटी में हमने बात की थी सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, वैसे यहाँ पे अथॉरिटी है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सिंपल। ठीक है, तो ये अथॉरिटी है। ये लोग नोटिफिकेशन इशू करते रहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। सर्क्यूलर्स भी इशू करते हैं। सर्क्यूलर्स जो होते हैं डाउट क्लियर करने के लिए होते हैं कि भाई आपको लॉ में कोई प्रोविजन में कंफ्यूजन है तो क्लैरिफिकेशन के लिए हमने सर्क्यूलर इशू किया, वैसा है। तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए होता है। जुडिशियल डिसीजंस मतलब कोर्ट के केसेस, उनके जजमेंट्स, वो भी आते हैं कभी कभी। ये सब प्रोसीजर मैंने बता दिया। फिर टैक्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं। बोला टैक्स इज कंपलसरी, ऑब्वियस है, ऑप्शनल होता तो कौन पे करता। कंपलसरी है इसलिए देना पड़ रहा है, तो भी लोग पे नहीं करते, वसूल करने जाना पड़ता है। ठीक है। फिर टैक्स इज कॉन्ट्रीब्यूशन, इम्प्लाइड है, आप कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, देश की प्रगति में अपना योगदान दीजिए। ठीक है, वो चलता रहता है, वही बोल के लेंगे ना टैक्स में, तो क्या होगा। टैक्स इज फॉर द पब्लिक बेनिफिट, ऐसा मान के चलते हैं अपन। आर्ग्यूएबल पॉइंट है तो स्टार मार्क होना चाहिए इस पे कि भाई आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसमें अलग भी हो सकता है। फिर बोला नो डायरेक्ट बेनिफिट, ये तो थोड़ा ऑनेस्टली लिख दिया इन्होंने, बट ये हाफ सेंटेंस है, उनका बोलने का मतलब है ओनली कॉमन बेनिफिट। नो डायरेक्ट बेनिफिट एंड ओनली कॉमन बेनिफिट, ये क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी था, नहीं तो इसका भी फिर मिस इंटरप्रिटेशन होता। अब कोई बोलेगा मैंने तो 1 लाख रुपए टैक्स भरा है इस बार, मुझे सरकार ने 1 लाख रुपए का फायदा तो दिया ही नहीं, अब मैं 1 लाख रुपए का फायदा तो वसूल करके रहूंगा। ठीक है, अब पब्लिक गार्डन में गया, वहां से बेंच उठा के ले आया। ठीक है, बोले 10,000 की तो होगी। ठीक है, फिर वो स्ट्रीट लाइट सब उतार ली, बोले 500 की तो होगी, तो बोले 1 लाख रुपए वसूल करूंगा। तो सारा सरकारी फर्नीचर उठा के सरकारी ऑफिस से जाके कुर्सी उठा के ले आया, बोले 5,000 की तो लग रही है, तो ऐसे करके 1 लाख रुपए मैं तो वसूल करूंगा। बोले डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है भाई, जितना पैसा दिया है उतने के कूपन थोड़ी मिलेंगे आपको कि सरकारी फर्नीचर उठा के ले जाओ अपना पैसा वसूल कर लो, ऐसा नहीं है।
जो भी जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो पूरा पूल ऑफ फंड्स बनेगा और वो 140 करोड़ लोगों के लिए कॉमन बेनिफिट होगा। तो उसमें ऐसा आप नहीं बोल सकते कि मुझे इंडिविजुअली उतना बेनिफिट चाहिए जितना पैसा मैंने भरा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है और ऐसा तो सरकार कर भी नहीं पाएगी, बिकॉज 80 करोड़ पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया एंड दैट इज अ बिग नंबर। अमेरिका के पॉपुलेशन का डबल है ये। अमेरिका की पॉपुलेशन है 45 करोड़। अपने यहाँ पे 80 करोड़ लोग जो है वो बीपीएल वाली कैटेगरी में आते हैं, जिनको सरकार पाल रही है अल्टीमेटली। हर महीने हमसे 2 रुपए 5 रुपए किलो में चावल, आटा, दाल ये सब ले जाओ। राशन कार्ड वाली स्कीम जो है वो, तो 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाना है, तो वो लोग तो टैक्स में कंट्रीब्यूट कर नहीं रहे। तो जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो कॉर्पोरेट सेक्टर से आ रहा है कि कंपनी वालों को भरना पड़ता है, और मिडिल क्लास से आ रहा है। रिच क्लास नहीं भरता है, उसके पास उतने जुगाड़ होते हैं कि भाई मैं टैक्स नहीं भरूंगा वैसा है, लेकिन मिडिल क्लास पूरा भर रहा है, वो टीडीएस कटवा लेता है सैलरी। तो सैलरी क्लास जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है, क्योंकि उसके पास चोरी करने का ऑप्शन ही नहीं है। बिजनेस वाले के पास क्या है ना कुछ जोलजाल करने का ऑप्शन होता है कि पूरा पैसा हाथ में आएगा ना, फिर मैं डिसाइड करूंगा कितना सरकार को देना है कितना नहीं देना है। सैलरी वाले का क्या है, वो मेहनत भी पूरी कर रहा है और उसको पैसा मिलता है टीडीएस काटने के बाद, तो वो चाह के भी चोरी नहीं कर सकता। उसका मन बहुत है चोरी करने का, लेकिन कर ही नहीं पा रहा है। बात समझ आ रही? तो ये सारा जो पैसा कलेक्ट हो रहा है ये पूरी पब्लिक में बट रहा है। तो जितनी भी फ्री की स्कीम्स है, अभी आजकल पॉलिटिकल डिस्कशन बहुत चलता है, बोले फ्री बीज बांट रहे हर चीज में, हर सरकार वही कर रही है, भाई हमारी सरकार आएगी तो ये फ्री वो फ्री ऐसा वैसा। अब जो फ्री देता है उसको वोट मिल जाते हैं। अब बोले तुम फ्री का पैसा ला कहाँ से रहे हो? ये अपना ऐसा टैक्स पेयर जो मेहनत करके पैसे भर रहा है उसमें तुम चीजें फ्री बांट रहे हो। अब जिसको जरूरत है उसको बांटो, जिसको नहीं जरूरत है उसको बांटे जा रहे हैं, वो सब चीजें हो रही है। तो बोला ये कॉमन बेनिफिट का पैसा है, डायरेक्ट बेनिफिट का पैसा नहीं, क्लैरिफाई करना जरूरी था। फिर बोला टैक्स इज पेड आउट ऑफ इनकम ऑफ द टैक्स पेयर। अच्छा है, बता दिया। तो जरा इनकम नहीं भी हो रही तो भी टैक्स लेके जा रहे हैं। गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेवी टैक्स, सही है। टैक्स इज नॉट द कॉस्ट ऑफ द बेनिफिट, वो सेम ही बात होगी। कॉस्ट ऑफ द बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट वैसे नहीं है कि भाई जितना मुझे फायदा मिला मैं तो उसके कॉस्ट के तौर पे टैक्स भरूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो पॉइंट नहीं। टैक्स इज फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पब्लिक वेलफेयर। अब ऐसा तो बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सब थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल थियरी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसे वर्ड टू वर्ड नहीं है, बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में टैक्स कलेक्ट करने का पावर है, शेड्यूल 7 में कौन कौन सी लिस्ट होती है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेंट है, थियरी है तो रखा हुआ है। कौन कौन सी सरकारें टैक्सेस कलेक्ट करती है उसकी लिस्ट है, नॉट नेसेसरी, आपको कुछ लर्न नहीं करना है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात आ गई, अबाउट सीबीडीटी। सीबीडीटी की थियरी आपको यहाँ मिल जाएगी। एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट है, इसका रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें से ही अथॉरिटीज बनी है और फिर उसको रिवाइज भी किया गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963, जिसके बेसिस पे सीबीडीटी को सेटअप किया गया है। और इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं वो बताया हुआ है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में यहाँ पे बातें की हुई है। ये सब रीडिंग थियरी है, जितना आपको बेसिक आइडिया है उतना अच्छा है। सीबीआईसी अपन ने जीएसटी में देखा था, जीएसटी काउंसिल हमने पूरा पढ़ा था, तो ये सब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट चल रहा है वैसा। बोलो यहाँ तक बातें समझ आ रही है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब कुछ डेफिनेशंस हैं जो स्पेसिफिक है। सबसे पहले असेसी क्या होता है? इनकम टैक्स में जो डेफिनेशन का सेक्शन है, अगेन सेक्शन नंबर 2, इसके अंदर आपको सारी डेफिनेशंस मिलेंगी, जो जो जहाँ रेलेवेंट होगी वहाँ रखी हुई है। सबसे पहले बोला असेसी क्या होता है? असेसी मतलब वो जिससे टैक्स वसूल किया जाता है, जो बकरा है, ठीक है, वो असेसी है, ठीक है। इसी को पकड़ेंगे, इसको हलाल करेंगे, इससे टैक्स वसूल करेंगे, वैसा है। तो असेसी मीन्स एनी पर्सन बाय होम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल अंडर दिस एक्ट। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, डीम्ड असेसी एंड असेसी इन डिफॉल्ट। डीम्ड असेसी का मतलब मान लिया जाएगा कि वो असेसी है, भले वो अपने आप को असेसी मानता हो या नहीं मानता हो, डिपार्टमेंट उसी को असेसी मानेगा, मतलब टैक्स उसी से वसूल किया जाएगा, ये कंसेप्ट है। अब इसके अंदर जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर्स में भी कवर होंगे, तो मैं अभी बहुत डिटेल में इसमें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अभी इतना रिलेट नहीं होगा। जहां जहां पॉइंट इन बिटवीन आएगा मैं आपको बता दूँ। असेसी इन डिफॉल्ट मतलब जिसको टैक्स पे करना चाहिए था उसने नहीं किया, अब इसे रिकवरी करेंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड असेसी इन डिफॉल्ट। डिफॉल्टर कौन होता है? जिसने रूल्स फॉलो नहीं किए, वायलेशन किया, दैट इज असेसी इन डिफॉल्ट। असेसमेंट ईयर, ये बात तो अपनी कल हो गई, जैसे रिलेट करा रहा हूँ, बट अब पॉइंट ये है कि असेसमेंट ईयर को इन्होंने डिफाइन कैसे किया वो आप समझो। डेफिनेशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। इन्होंने बोला असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 months कमेंसिंग ऑन 1st April एवरी ईयर एंड एंडिंग ऑन 31st March ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ये तो फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन नहीं लग रही आपको? ये ऐसे ही डिफाइन किया हुआ है, थोड़ा सा गड़बड़ है। फिर नीचे ना अपने लिए मीनिंग लिखा हुआ है, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ असेसीज टैक्स ड्यूरिंग द फॉलोइंग असेसमेंट ईयर एट द रेट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट। ये असली मीनिंग है। डेफिनेशन जो दे रखी है वो तो थोड़ा सा मैच नहीं कर रही है, बट सेक्शन में लिखा हुआ है तो मैं भी इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ वैसे। फिर इनकम की डेफिनेशन कल मैंने रेफरेंस दिया था आपको, टू और क्लॉज नंबर 24। इनकम के अंदर लीगल इनकम, इलीगल इनकम सब कुछ कवर हो जाता है, वो बात अपनी हुई थी। नेक्स्ट है
क्लॉज नंबर 31, ये भी कल बात हुई थी, पर्सन कौन कौन से कवर होंगे इसमें, इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, जहां फर्म लिखा है वह एलएलपी आ जाता है, एओपी, बीओआई सब आ गए, लोकल अथॉरिटीज, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये सारे पॉइंट्स कल मैंने आपको बोले थे, यही सब चीजें यहाँ पे इन्होंने थियरी में समझाई हुई है। इंडिविजुअल में मेल, फीमेल, माइनर सब कवर हो जाते हैं, माइनर चाइल्ड की इनकम भी टैक्सेबल हो सकती है, इसके प्रोविजन आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी ध्यान रखना कि इंडिविजुअल में माइनर चाइल्ड भी कवर हो सकता है, पॉसिबल है। बाकी ठीक है, कंपनी में इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, एओपी, बीओआई का कल मैंने आपको डिफरेंस बताया था। एओपी में पी स्टैंड्स फॉर पर्सन, जहां पे नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन दोनों हो सकता है, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में सिर्फ इंडिविजुअल्स होंगे, जो रियल ह्यूमन बींग्स है वही लोग मेंबर हो सकते हैं, ये बेसिक डिफरेंस है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन इन अ कंपनी, ये आगे सेक्शन में वैसे आने वाला है, बट अब बेसिक इतना ध्यान रखना है कि किसी भी इंडिविजुअल का किसी कंपनी में 20% प्रॉफिट शेयरिंग या 20% शेयर होल्डिंग या उससे ज्यादा हो तो फिर बोलते हैं सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, उसका और उसके रिलेटिव्स का मिला के, मतलब जैसे मैं हूँ, वो मैं, मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर सिस्टर, मेरे चिल्ड्रन, हम सबका मिला के अगर किसी एंटिटी में होल्डिंग 20% से ऊपर है तो मेरा उस कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, ऐसा माना जाएगा। मेरे अकेले का हो तो ऑब्वियसली माना जाएगा, और फिर मैंने क्या किया, कंडीशन से बचने के लिए अपने हाथ में 5% शेयर रखे, वाइफ के नाम पे 5% कर दिए, पेरेंट्स के नाम पे 5% कर दिए, बच्चों के नाम पे 5% और कर दिए, हो गया 25, तो भी ऐसे ही माना जाएगा कि मेरा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। तो ये डेफिनेशन अभी एकदम काम की नहीं है, आगे कहीं चैप्टर में आएगी तब मैं आपको रिलेट कराऊंगा, वहां पे भी लिखी होगी, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 3, प्रीवियस ईयर, ये बात भी अपनी कल हुई, प्रीवियस ईयर क्या होता है वो आपको पता ही है, तो सेम ही बात यहाँ पे समझाई हुई है, नथिंग न्यू। बोला है कि जब भी आप नया बिजनेस सेटअप करोगे तो आपका प्रीवियस ईयर उस डेट से शुरू होगा जिस डेट से आपने बिजनेस कमेंस किया। बाकी रेगुलरली क्या होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, बट किसी ने अपना बिजनेस शुरू किया 15 जून को, तो 15 जून से स्टार्ट होगा, तो 15 जून से अगला 31 मार्च, उसके बाद फिर साइकिल जो है वो रेगुलर मान लिया जाएगा वैसा, तो ये बात यहाँ पे लिखी है। अब ये जो प्रीवियस ईयर वाला रूल है ना, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, इस रूल के ना कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये थियरी भी हो सकती है, एग्जाम में थियरी क्वेश्चन भी हो सकता है, एक्सेप्शंस टू जनरल रूल, और ये शायद अभी लास्ट या उसके पहले वाले पेपर में एग्जाम में पूछा भी है, तो रिपीट भी हो सकता है, एग्जैक्टली है क्या वो समझ लो। कौन कौन से ऐसे इंस्टेंसेस है जहां पे प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का रूल एप्लीकेबल नहीं होता, इसका मतलब डिपार्टमेंट अगले साल तक वेट नहीं करेगा आपसे टैक्स वसूल करने का, बोलेगा भाई इस साल ही टैक्स दे दो, अगले साल की बाद में देखेंगे वैसा। अब ये कौन सा केस है वो समझो। पहला बोला है इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट्स फ्रॉम शिपिंग बिजनेस, शिप लेके कोई इंडिया आया है गुड्स डिलीवर करने और गुड्स पिकअप करने, तो पैसे तो इंडिया से कमा रहा है, जिसका सामान ले रहा है, लेके जा रहा है, उसे किराया तो लेगा, लेकिन शिप इंडिया के बाहर की है, नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस, तो शिप आई, पैसा कमाया, चली गई, अगले साल रिटर्न भरने वापस नहीं आई तो वेट कैसे करे उसे टैक्स वसूल करने का। तो ऐसे नॉन रेसिडेंट्स जो शिपिंग बिजनेस में है और जो इंडिया से इनकम कमा रहे हैं, उनसे उसी साल में उसी टाइम पे टैक्स ले लिया जाएगा जब वो इंडिया में आके पैसा कमाए, अगले साल का वेट नहीं करेगा, तो उनको प्रीवियस ईयर रूल का कोई बेनिफिट नहीं देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया इधर परमानेंटली और फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, आप कनाडा शिफ्ट हो रहे हो, काफी लोग होते रहते हैं, तो अपना आधा इंडिया तो कनाडा में ही है, ठीक है, तो आप भी कनाडा शिफ्ट हो रहे हो क्योंकि सब लोग शिफ्ट हो रहे हैं, फिर वहां जाके देखो तो सब लोग लाइन में खड़े हैं, काम मांग रहे हैं, और यहाँ से सोच के गए थे कि वहां तो मजा आएगा, काम ही काम है, पैसा ही पैसा है, तो सबके लिए सिचुएशन सेम नहीं होती। अब ऐसा है कि आप इंडिया से शिफ्ट हो रहे हो, वापस कब आओगे पता नहीं, तो इस साल का, जिस साल में आप शिफ्ट कर रहे हो उस साल का भी तो कुछ हिसाब सरकार के साथ बाकी रहेगा, इस साल जो यहाँ कमाया होगा उस पर भी टैक्स वसूल करना होगा। फिर आपने बोला नहीं अभी तो असेसमेंट ईयर तो आने दो, बोले असेसमेंट ईयर तो आ जाएगा, आप वापस नहीं आओगे, फिर आप फोन नहीं उठाओगे, रिप्लाई नहीं दोगे, अब आप 10 साल तक कनाडा में रहने वाले हो, सोच के गए हो, तो हम आप पर क्या बिगाड़ लेंगे, फिर कब इंडिया आओगे कब नहीं आओगे किसको पता, भाई पैसे भरो फिर जाओ। तो ये जो सिचुएशन है जहाँ पे इंडिया से कोई परमानेंटली शिफ्ट हो रहा है या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए शिफ्ट हो रहा है, तो जाते हुए उस साल का पैसा उसे तभी ले लो, अगले साल का वेट मत करो, ये कॉमन चीज है। और बहुत सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इंडिया से शिफ्ट हो रहे हैं, बड़ी कॉमन सी बात है, और सबसे पॉपुलर जगह है दुबई, कनाडा, ये सब जगह। दुबई तो बहुत लोग शिफ्ट हो रहे हैं बिकॉज एक तो टैक्स हेवन है, आपको इनकम टैक्स पे नहीं करना है, और एक्चुअली में ना बिजनेस करने वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है, सरकार ना सपोर्टिव बहुत है। यूएस में भी ये ट्रेंड है, मतलब जितने भी लोग इंडिया से बाहर गए हैं उनसे बात करो तो बोले यार यहाँ तो खून पी जाते हैं इंसान का, उसको बिजनेस करना हो तो उनको लगता है कि पता नहीं कौन सी पैसों की दुकान है इसके पास, सब लूटने आ जाएंगे। बोले यूएस जाओ, दुबई जाओ, ये सब कंट्रीज में गवर्नमेंट आपको सिर पे बिठाती है अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, बिकॉज दे नो कि आप ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, आप ही की वजह से 10 लोगों को काम मिलेगा, तो सरकार का अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम होगा,
तो आपकी जेब काटने के पीछे नहीं पड़े, उल्टा आपको प्रमोट करते हैं। अब इंडिया में उल्टा है, यहाँ पता चलना चाहिए अपना खुद का बिजनेस कर रहा है, अरे बिजनेसमैन है, बहुत पैसे होंगे, ला भाई हमारा हिस्सा। म्यूनसिपल वाले भी आ जाएंगे, पुलिस वाले भी आ जाएंगे, पॉल्यूशन कंट्रोल वाले आ जाएंगे, लाइन लग जाती है कि भाई सबको पहले डोनेशन दो, उसके बाद काम होगा, और वो काम होने में भी डिले होता है। तो ना आधा मोटिवेशन तो आपका ना वो कमाने का वैसे ही चला जाता है जब इन लोगों से डील करना पड़े, क्योंकि आपको मेंटली परेशान करते हैं। बाकी कंट्रीज में ये सब प्रॉब्लम है नहीं। तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जिनके पास पैसा है अच्छा और जो और कमा सकते हैं, वो तो फिर इंडिया में रह के इतना सारा टैक्स भरो, इससे अच्छा दुबई चलते हैं। प्रॉब्लम तो वहाँ पे भी इतनी कुछ है नहीं। अब गवर्नमेंट का वहाँ पे जो मेंटेनेंस है, मैनेजमेंट है, वो आप देखो अभी वॉर वाली सिचुएशन में जितने भी टूरिस्ट वहाँ पे फंसे हुए हैं, सबका होटल का स्टे, खाना पीना सब फ्री कर दिया। और जिस होटल में थे, जहाँ से चेकआउट किया था, वहीं चले जाओ, वही रूम ले लो, जो खाना खाना है खाओ, कोई आपको बिल देने की जरूरत नहीं है। होटल वालों को स्ट्रिक्ट एडवाइजरी इशू कर दी कि किसी को रूम्स की खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो बिल बनेगा ना सरकार पे करेगी, गेस्ट से पैसे मत लेना। उनका बजट हो ना हो, कोई 7 दिन का सोच के आया है, 15 दिन रुकना रह जाए तो डबल खर्चा थोड़ी करेगा, बोले पैसे मत लो। अब इतना अगर कंट्री मैनेजमेंट कर रहा है तो ऑब्वियसली कोई भी सोचेगा कि यार अच्छी जगह जाके रहेंगे, यहाँ तो अलग ही चल रहा है वैसे। तो ये जो सिचुएशन है उसमें टैक्स वसूल किया जा सकता है इमीडिएटली। नेक्स्ट जो कंडीशन है, वहां पे बोला है ऐसी एंटिटीज जो शॉर्ट टर्म के लिए बनाई जाती है, जॉइंट वेंचर, कोलैबोरेशंस फॉर अ फ्यू मंथ्स, अगले साल तक वो वेंचर खत्म। कितनी बार होता है ना, दो ग्रुप्स पार्टनरशिप करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर, कि हम ये वेंचर साथ में करेंगे, फिर अपने अपने काम में लग जाएंगे। 2-3 महीने का ही बिजनेस है, टेम्पररी है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, कोई प्रोजेक्ट डेवलप करना है। कंस्ट्रक्शन लाइन में भी ऐसे टाई अप्स होते हैं। तो बोला फिर अगले साल वेट नहीं करेंगे, जो टैक्स वसूल करना है इस साल ही कर लो। फोर्थ पॉइंट में बोला इनकम ऑफ पर्सन ट्राइंग टू ट्रांसफर हिज असेट्स विद अ व्यू टू अवॉइड टैक्स। कोई टैक्स की चोरी करने के चक्कर में हो और अपनी प्रॉपर्टी या एसेट किसी और को ट्रांसफर कर रहा हो ताकि उस पर टैक्स ना आ जाए और सरकार को इस बात का पता चल जाए, तो भाई ये तो रिस्की कैंडिडेट है, ये तो मौके ढूंढ रहा है टैक्स बचाने के, चोरी करने के, तो इससे पहले वसूल कर लो। अगले साल तक वेट किया तो कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेगा टैक्स चोरी करने का, तो इमीडिएट एक्शन हो सकता है। लास्ट पॉइंट है इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेसेस। आपने बिजनेस ही बंद कर दिया, हम एक बार बोलते हैं गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल पे चलते हैं कि इस साल बिजनेस है तो अगले साल भी रहेगा, इसलिए बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड करते हैं। पर अगर बिजनेस ही बंद हो गया तो अगले साल तक का वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये बोला हुआ। तो ये एक्सेप्शन है। इतने पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स है, तो अपने आप थियरी आंसर बन जाता है, 4 to 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं वैसा। चलो देखें आगे। फिर इंडिया की डेफिनेशन, ये तो अपन ने जीएसटी में बात की थी। पेनिनसुलर कंट्री है, 3 साइड्स पे वाटर बाउंड्री है, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, वो 12 नॉटिकल माइल्स वाला आपको बताया था, एग्जैक्टली वही पॉइंट है, सेम डेफिनेशन है। मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे आगे बात करूंगा, एवरेज रेट पे भी आगे बात करूंगा। ये मैंने समझा दिया है। बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन नंबर 4, जो अभी स्टार्टिंग में देखा था, इनकम टैक्स इज चार्ज इन एन असेसमेंट ईयर एज पर द रेट एप्लीकेबल फॉर अ फाइनेंस एक्ट ऑन टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन। जो फर्स्ट पॉइंट लिखा था ना, वो यही है, इसको मैंने पॉइंट वाइज डिवाइड किया तो सेम चीज है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ इनकम, सिर्फ हेड पॉइंट्स। इनकम या तो कैश में हो सकती है या काइंड में हो सकती है, जरूरी नहीं कि आपको कोई कैश या मनी पे कर रहा है, असेट भी पे कर सकता है। रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल हो सकती है, अक्रूवल बेसिस पे टैक्सेबल हो सकती है, भी पॉसिबल है। लीगल इलीगल सोर्स दोनों टैक्सेबल हो सकते हैं, ये बात अपन ने की थी। टेम्पररी इनकम हो या परमानेंट हो, टैक्स दोनों पे लगेगा। लमसम में इनकम आ रही हो, इंस्टॉलमेंट्स में आ रही हो, टैक्स दोनों पे लगेगा, इम्प्लाइड है। गिफ्ट के फॉर्म में जो चीजें आती है वो भी इनकम होती है, गिफ्ट इनकम इज टैक्सेबल। इसके प्रोविजंस भी अपन आगे पढ़ने वाले हैं वैसा। रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स में भी डिफरेंशिएशन होता है। रेवेन्यू रिसीट्स बिजनेस में टैक्सेबल हो सकती है, कैपिटल रिसीट्स कैपिटल गेन के हेड में टैक्सेबल होती है। तो ये बाइफर्केशन हम देखने वाले हैं। जीटीआई मैंने आपको बता दिया, टोटल इनकम बता दिया, राउंडिंग ऑफ बता दिया। अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा, दैट इज द टैक्सेबिलिटी, ठीक है, रेट्स। अगर टैक्स लगता है तो किस रेट पे लगता है, स्लैब रेट्स क्या होते हैं, फ्लैट रेट क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। यहाँ तक कुछ डाउट है तो बता दो, क्लियर है यहाँ तक? 2 मिनट का ब्रेक दो, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। आपको तब तक ये रेट्स देखना है तो ऐसे ही देख सकते हो।
चलिए तो कंटिन्यू कर लेते हैं। अब यहाँ से बात शुरू होने वाली सारी कैलकुलेशन वाली, हम रेट्स देखने वाले हैं कि अल्टीमेटली कौन कौन से टाइप के एसएससी को कितना टैक्स पे करना पड़ता है, उसको गिनना कैसे है। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, ये सबके लिए सेम रेट्स है, तो उतना अपने लिए रिलीफ हो गया कि अलग अलग रेट्स याद करने नहीं। दूसरा जो बाइफरकेशन है वो है रेसिडेंट वर्सेस नॉन रेसिडेंट, और एक है एज का क्राइटेरिया। कल भी मैंने आपको ये बातें बोली थी लास्ट में कि भाई एज क्राइटेरिया है बिलो 60 नॉर्मल सिटीजन, 60 to 80 सीनियर सिटीजन एंड 80 अबव वेरी सीनियर या सुपर सीनियर सिटीजन, ये लैंग्वेज यूज होती है। तो ये आपको तीन कैटेगरी यहाँ पे दिखेंगी। अब इसमें इन्होंने क्या बोला है, देखो सबसे पहला ये जो स्लैब है, जो बॉक्स है वो समझते हैं। इसमें बात हो रही है इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी सबके लिए। इंडिविजुअल या तो रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के लिए रेट सेम है। सिस्टम ऐसा है कि एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट रखी गई है। ऐसा नहीं है कि भाई 0 रुपीज से जितना भी कमाना स्टार्ट करोगे सबके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आने वाली, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सबके ऊपर टैक्स लगेगा। यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर आप 2.5 लाख रुपए तक की टोटल इनकम अर्न करते हो तो उस पर आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है। पूरे साल के 2.5 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है, मंथली आपके 20,000 का एवरेज आ रहा है, उससे ज्यादा नहीं आ रहा है। तो अगर आप इतना ही पैसा कमा रहे हो तो फिर उसमें आपसे क्या टैक्स वसूल करेंगे। तो 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे किसी को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, एंड दिस इज निल रेट। ये 2.5 लाख रुपए मतलब क्या, टोटल इनकम। टोटल इनकम मतलब जो अभी अपन ने कैलकुलेट किया, 5 हेड्स, क्लबिंग सेट ऑफ माइनस डिडक्शंस, दैट इज टोटल इनकम। तो वो टोटल इनकम का ये अमाउंट है 2.5 लाख रुपए का। तो ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इसको बोला जाता है, वैसे ध्यान रखना। 2.5 लाख से अगर आपकी इनकम ऊपर जा रही है अप टू 5 लाख रुपीज, तो उस ब्लॉक में आप जितना भी कमा रहे हो ना, उस पर आपको 5% टैक्स पे करना है। पूरे 5 लाख पे नहीं, सिर्फ 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में आपकी जितनी इनकम है उस पर। ये स्लैब है। स्लैब का मतलब अगर आपने 5 लाख रुपए कमाए हैं तो पहले 2.5 लाख पे कुछ नहीं लगेगा, ऊपर के 2.5 लाख पे कितना लगेगा, 5%। ये उस तरीके से आपको देखना है। ऐसे रेंज नहीं है कि मैं 2.5 से 5 लाख के बीच में आ रहा हूँ तो पूरे पे 5%, वैसा नहीं है। स्टेप बाय स्टेप पार्ट्स में कैलकुलेशन होगा। अगर आप 5 लाख से ऊपर कुछ कमा रहे हो 10 लाख तक, तो इस ब्लॉक में आप जितना भी कमा रहे हो ना, उस पर आपको कितना टैक्स देना है, 20%। अब ये सीधा जंप आ जाता है, 5 के बदले सीधा 20%, तो थोड़ा महंगा लगता है आपको। वैसा 10 लाख से ऊपर कमा रहे हो 30%। तो देख रहे हो, जैसे जैसे ज्यादा कमाते जाओगे वैसे वैसे आपकी इनकम के ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी। वैसा है, तो इसको प्रोग्रेसिव टैक्स का सिस्टम बोलते हैं। जो ज्यादा कमा रहा है ज्यादा टैक्स भरेगा, जो कम कमा रहा है वो कम टैक्स भरेगा। समझ आ रहा है? ये किनके लिए है, इंडिविजुअल्स के लिए, जो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, इन चारों के लिए, और जिसकी एज क्राइटेरिया 60 ईयर से बिलो, नॉर्मल सिटीजन। अब अगर आप सीनियर सिटीजन हो 60 एंड अबव, ठीक है, बट लेस देन 80, 60 ए सीनियर सिटीजन, 60 प्लस ए सीनियर सिटीजन, बट 80 से कम, क्योंकि 80 में फिर तीसरी कैटेगरी हो जाती है वेरी सीनियर सिटीजन। वैसा तो 60 to 80 का एज ग्रुप है। तो फर्क ये है कि आपका जो बेसिक एग्जेम्पशन है, जो यहाँ पे 2.5 लाख था, वो कितना हो जाता है, 3 लाख। बाकी सब चीजें सेम है। बेसिक एग्जेम्पशन हो गया 3 लाख, 3 लाख से 5 लाख पे 5%, 5 से 10 पे 20%, 10 लाख से ऊपर होगा तो 30%, वैसे रहेगा। और अगर आपकी एज 80 या अबव है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो आपका बेसिक एग्जेम्पशन है 5 लाख रुपए। पहले 5 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं। अब उसके बाद क्या होगा, 5 से 10 लाख रुपए पे सेम 20% और सेम 30%। 5% वाला स्लैब उन्होंने फ्री कर दिया, ये जो 5% लगता था वो माफ कर दिया, ऐसे समझ लो। तो ये रेट्स आपको यहाँ पे पहले तो याद होने चाहिए अच्छे से कि एग्जैक्टली है क्या। बोलो समझ आ रही? ये जो सम में अप्लाई करेंगे तो वो देंगे नहीं, क्वेश्चन में रेट्स नहीं दिए होंगे आपको, सिर्फ एसएससी की डिटेल्स और उसकी टोटल इनकम दी होगी, एज क्राइटेरिया दिया होगा, आपको याद होना चाहिए सब। अच्छा, इसमें एक नोट करने वाली बात है, इंडिविजुअल्स में यहाँ पे क्या लिखा था, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। यहाँ क्या लिखा है, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। अगर सीनियर सिटीजन नॉन रेसिडेंट हुआ तो उसके लिए कौन सा स्लैब एप्लीकेबल होगा, 2.5 लाख वाला या 3 लाख वाला, ऊपर वाला, क्योंकि ये स्लैब दोनों के लिए है, लेकिन ये वाला स्लैब सिर्फ रेसिडेंट के लिए है। तो अगर कोई सीनियर सिटीजन है जो 6 मतलब रेसिडेंट नहीं है, नॉन रेसिडेंट है, वो इसमें कवर होगा। तो सिर्फ सीनियर सिटीजन देखते ही आपने 3 लाख वाला लगा दिया और ये नहीं देखा कि वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट, तो गलत हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है। सेम यहाँ पे भी, मतलब ये जो 2 स्पेशल स्लैब रेट्स है ना, ये सिर्फ रेसिडेंट्स के लिए है, नॉन रेसिडेंट्स के लिए नहीं। ये सारी बातें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। बोलो कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ नहीं समझ आया हो, क्लियर है पॉइंट? चलो, तो ये सारे रेट्स हो गए। अच्छा, जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, मैं वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ, इसका फॉर्मली नाम अलग है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है,
लेकिन धीरे धीरे इंटरप्रेट करोगे तो मीनिंग वही है। मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, 2.5 लाख, इससे ज़्यादा होगा तो टैक्सेबल। मैक्सिमम यही है जिस पर टैक्स नहीं है। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट सीधी सिंपल भाषा में बनाया हुआ टर्म है, उसको टेक्निकली ये लोग बोलते हैं मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो ये फ्रेज आपको बहुत जगह बुक में दिखेगा, तो आपको क्लिक होना चाहिए कि अच्छा ये तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की बात हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना अमाउंट है जो टैक्स फ्री हो सकता है। तो भाई ये 5 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, तीनों में अलग अलग है, सबके लिए बोल रहा हूँ। ये भी तो बेसिक है, ये तो बेसिक है। ठीक है, बात समझ आ रही? तो ये फ्रेज पता होना चाहिए कि क्या है। कुछ कंफ्यूजन है, या तो कुछ नहीं समझ आया तो बताओ। क्लियर? अब कुछ कैलकुलेशन देख लेते हैं, ये सब चीजें फिर धीरे धीरे ऐड कराता हूँ। सारे कैलकुलेशन के पॉइंट्स एक साथ ऐड नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ताकि आप डाइजेस्ट कर पाओ चीजों को क्या हो रहा है। अब कैलकुलेशन देखो कैसे होगा। एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, एज है 32 ईयर्स और टोटल इनकम है 16,50,000। अब ये सब राउंड फिगर नहीं लेते हैं, सिंपल 16,50,000। ठीक है, अब इसकी टैक्स लायबिलिटी अपने को कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करो? स्लैब रेट तो लगेगा, ठीक है, स्लैब रेट होगा। और स्लैब रेट के हिसाब से चलेंगे तो पहले 0 to 2.5 लाख उस पर कोई भी टैक्स नहीं आएगा, नील। 2.5 लाख से 5 लाख उस पर कितना टैक्स आएगा? 5%। रुपीज में कितना होगा? 2.5 लाख से 5 लाख का जो ब्लॉक है, मतलब कितना है टोटल? 2.5 लाख रुपए हुए ना ये। 2.5 से 5 लाख रुपए कितने में? 2.5 लाख हुए। 2.5 लाख पे 5%, 12,500। कैलकुलेटर पे गिनिए। 2.5 लाख पे 5% ना, 10% थोड़ी। वही तो समझा रहा हूँ मैं कि 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में कितने पैसे हुए? 2.5 लाख रुपए। 5 लाख पे नहीं लगेगा, वही तो बता रहा हूँ। बात शुरू ही वहां से की मैंने। ये तो स्लैब रेट है ना, हम रेंज थोड़ी डिसाइड कर रहे हैं। स्लैब है ना, पार्ट वाइज कैलकुलेशन होगा। ये जो अमाउंट है, ये दोनों के बीच का गैप कितना है? 2.5 लाख रुपए है ना, वो 2.5 लाख पे 5% आएगा, 12,500। 5 लाख से लेके 10 लाख कितना गैप है? 5 लाख रुपए। इस पे कितना लगेगा? 20%। कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपये। समझ आए? और थोड़ा महंगा लगेगा आपको धीरे धीरे। फिर 10 लाख से ऊपर 16,50,000, 30%। ये है 6,50,000 पे 30%। कितना हो रहा है? 1,95,000। समझ आ रहा है? टोटल कर लो, देख लो। भरना है कि देश छोड़ के जाना है? दुबई चलते हैं। 16 लाख की कमाई में 3 लाख तो ये ले गए। सोचो कैसे मन करेगा यहाँ रहने का। वही वही, ये 16 लाख कमाने के लिए ऑफिस पहुंचते पहुंचते खड्डों में हालत खराब हो जाती है। ठीक है, ट्रैफिक में फंस के परेशान हो जाते हैं। इतनी मेहनत करके पैसे कमाते हैं और ये आ जाते हैं, लाओ 3 लाख रुपए। तो थोड़ा सा महंगा है। तो 3 लाख रुपए के अराउंड आपकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है। इस तरीके से स्लैब रेट को अप्लाई किया जाता है। अब इसमें आगे चीज़ें फाइनलाइज होती हैं, और भी चीज़ें हैं, सरचार्ज है, रिबेट है, राउंडिंग ऑफ है, हेल्थ एंड एजुकेशन से, वो सब पॉइंट्स बाकी है। बट पहले ये प्रैक्टिस होनी चाहिए बेसिक, उसके बाद फिर आगे पॉइंट्स ऐड करूँगा। ये कंप्लीट नहीं है, ये फाइनल लायबिलिटी नहीं है, बट ये कैसे अप्लाई करना है वो समझ आए? क्लियर हुआ? अब कुछ 2-3 क्वेश्चन आपको बना के देता हूँ, अप्लाई करो, क्या वैल्यू आती निकालो, फिर उसको आगे डिस्कस करते हैं।
ये 3 है, ये सॉल्व करो, फिर देखते हैं आगे।
चलो भाई, हुए सम्स? जी सर हो गए। आंसर्स बता दो कुछ। इसका क्या आंसर आ रहा है आपका? 5,85,000। और ये 30,500। क्या हुआ? 1,000 रुपये कमा रहे? खुद ही TDS काट लिया। नहीं, 1,000 रुपये तो कैसे कमा सकते हैं? नहीं, देख लो, कोई बात नहीं, चेक कर। ठीक है, चलो, ये आ रहा है सबका? कैलकुलेशन समझ आया कैसे अप्लाई करना है? तो ये एक पॉइंट है। अब इसमें एक सरचार्ज वाला कंसेप्ट है। ये तो चलो रेट्स आपने गिन लिए, एक सरचार्ज का कंसेप्ट है। सरचार्ज का मतलब होता है एडिशनल चार्ज, टैक्स पे लगने वाला टैक्स, दैट इज कॉल्ड सरचार्ज। अब इनका आइडिया वही है कि जितने लोग जितना ज्यादा कमा रहे हैं उस पर ज्यादा टैक्स पे करें, वैसा है। तो एक रेंज डिसाइड की हुई है कि भाई किस पे कितना सरचार्ज लगेगा। देख लो यहाँ पे पॉइंट है, ये सरचार्ज। अब इसमें ऐसा बोला है कि अगर आपकी इनकम जो है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा है और 1 करोड़ रुपए तक है, बिटवीन 50 लाख एंड 1 करोड़, तो आपका जितना भी टैक्स का अमाउंट बन रहा है, टैक्स लायबिलिटी आ रही है, उस पर 10% एडिशनल टैक्स लगेगा, 10% सरचार्ज लगेगा। अभी जो आपको मैंने सम कराया लास्ट वाला 51 लैक्स, उसमें ये बात एप्लीकेबल होगी। 51 लाख रुपीज की आपकी टोटल इनकम थी, 50 लाख से ज्यादा है, आपका टैक्स कितना आया? 13,42,500, उसका 10%, 13,42,500 का 10%, ठीक है? 50 लाख का 10% नहीं, 51 लाख का 10% नहीं, 10% ऑफ टैक्स लायबिलिटी, नॉट 10% ऑफ टोटल इनकम, ठीक है? जितना आपका टैक्स आ रहा है ना, उस पे 10% सरचार्ज। ये जो अमाउंट होगा, दिस विल बी 1,34,250, 10% ऑफ दिस। समझ आ रहा है? सरचार्ज, एडिशनल चार्ज, टैक्स पे लगने वाला टैक्स। समझ आ रहा है? वही हो गया ना, टैक्स पे लगने वाला टैक्स हो गया, सरचार्ज, एडिशनल चार्जेस। बोलो, बात समझ आई? अब देखो, ये सरचार्ज के स्लैब बना दिए इन्होंने, अननेसेसरी, अपने लिए थोड़ी मेहनत बढ़ा दी है, कुछ नहीं, याद रखने की। ये रेंज है, ये टोटल इनकम की रेंज है आपकी, जिसपे सरचार्ज एप्लीकेबल है। 0 से लेके 50 लाख के बीच में नो सरचार्ज, ठीक है? 50 लाख से जैसे ही इनकम एक्सीड की, अप टू 1 CR आप जाओगे, 10% सरचार्ज, ठीक है? 1 करोड़ से ऊपर गए 2 करोड़ तक 15% सरचार्ज, 2 करोड़ से ऊपर गए 5 करोड़ तक 25% सरचार्ज, 5 करोड़ से ऊपर चले गए 37% सरचार्ज। पता नहीं, निर्मला देवी जाने, ठीक है? और आगे गए तो सीधा दुबई की फ्लाइट पकड़ लेना, निकल ही जाना। ठीक है, बात समझ आ रही? बोलो, कुछ कंफ्यूजन यहाँ तक? तो ये जो रेट्स हैं वो आपको इस तरीके से दे रखे हैं कि ये सरचार्ज कैसे एप्लीकेबल होता है। अब अगर आपकी इनकम इनमें से कोई रेंज में होगी और उस पर आपको टैक्स लायबिलिटी गिनने के लिए बोला होगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि सरचार्ज एप्लीकेबल है। क्वेश्चन में ऐसा लिख के नहीं देंगे कि बेटा बेसिक एग्जाम्पशन, फिर स्लैब रेट, फिर सरचार्ज, भूलना मत, ऐसा नहीं होगा। आपको खुद याद रखना है, सब कुछ आपको याद। हाँ, याद रखना पड़ेगा। ओपन बुक होता टेंशन नहीं था, अपने रेट देख देख के लगा लेते। और ये स्टूडेंट्स आपसे ना, उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा अनरियलिस्टिक है। उनको लगता है कि आप इतने सुपर टैलेंटेड हो के पूरी बुक रट के आ जाओगे, ठीक है? हाँ, आप कोशिश भी कर रहे हो बनने की, ऐसा नहीं है, लेकिन ह्यूमन माइंड की लिमिटेशन के थोड़ा ऊपर चला जाता है ना, इतना सब रट के क्यों जाना है? अब रियल लाइफ में ये सब कुछ सॉफ्टवेयर गिनता है, आप फालतू मजदूरी कर रहे हो, आपको कुछ नहीं करना है, खाली गूगल पे जाके डालना है कि मेरा इनकम इतनी हो रही है, अपने आप गिन के दे देगा।
तो एआई के जमाने में भी आपसे मजदूरी करा रहे हैं, ये ऐसे चल रहा है। बट ये लंबा नहीं चलेगा, मुझे लगता है आगे जाके एग्जाम में भी चैट जीपीटी अलाउड हो जाएगा। ठीक है, सीधी बात है, अपने आप ढूंढ ढूंढ के लिखो और क्या। वो तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि एआई की वजह से एजुकेशन सिस्टम में भी चेंज आने ही वाला है। अभी ओपन बुक तक तो पहुंचे हैं, बट मुझे लगता है ऐसे सब्जेक्ट ओपन बुक पहले होने चाहिए कि जहाँ पे इतने सारे रेट्स और सब कुछ वैरायटी है, प्रोविजंस है। कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरा एक मुंह पे रट के बैठा होता है? जो क्लाइंट का केस आता है तो उसको भी तो चीजें रिफर ही करनी पड़ती है। तो दिस इज लाइक स्टडी, एनालिसिस, रिसर्च। तो उसके लिए आप एग्जाम पैटर्न भी वैसा रखो ना कि स्टूडेंट को केस दो, उसको रिसर्च करने दो, स्टडी करके बताने दो कि ऐसी सिचुएशन में होगा क्या। जब वो प्रैक्टिकल चीजों को वो रिलेट करने लगेगा तो उसका माइंड इवॉल्व होगा। ये तो आपका खाली मेमोरी पावर का टेस्ट है और कैलकुलेशन पावर का टेस्ट है। फिर वहां पे 1000 रुपए कम आए तो दिक्कत हो जाती है। हाँ, मैथ्स में तो गड़बड़ है। तो क्या हुआ? नहीं, मैं होता तो ये टैक्स का पेपर ओपन बुक ही करवा देता, वो पक्की बात है। कोई सेंस नहीं है ना, क्यों रटवा रहे हो? कंपनी लॉ में फालतू में 400 सेक्शन रटवा रहे हो। कौन सा सीएस पूरा रट्टा मार के बैठा है? सब प्रैक्टिस के साथ याद होता है। लोग जो कंप्लायंस का काम कर रहे हैं फॉर्म भरने से पहले भी गूगल करते हैं, उसकी टूल किट आती है, बीएससी एनएससी की वेबसाइट पे जाते हैं, आरओसी की वेबसाइट पे जाते हैं, देख देख के कॉपी पेस्ट ही करते हैं। तो जो सीएस बन चुका है वो कौन सा काम सारा अपने दिमाग से याद करके कर रहा है? हर कोई रेफरेंस लेके ही कर रहा है, और रेफरेंस लेने में बुराई नहीं है। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए दिमाग चलाना, रट्टा पावर दिखाने का ऑब्जेक्टिव होना नहीं चाहिए। लेकिन एग्जाम पैटर्न वही है, जो ब्रिटिशर्स अपने लिए छोड़ के गए ना, वो सारा अपने को झेलना पड़ रहा है। और सरकार को भी लग रहा है कि क्यों बदले, हम जो चल रहा है वो चलने दो। बीच में मैं कहीं पढ़ रहा था तो पूरा उसमें वही बता रहे थे कि जो ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन सिस्टम इंडिया में आके इम्पोज किया, दे जस्ट वांटेड टू क्रिएट क्लर्क्स एंड अकाउंटेंट्स फॉर देयर जॉब्स। उनको ऐसा था कि इंडिया से तो हमें क्लर्क्स चाहिए, क्लरिकल काम के लिए लोग चाहिए। तो उन्होंने आपका एजुकेशन सिस्टम ही वैसा डिजाइन किया कि जिससे आप सिर्फ क्लरिकल काम ही करोगे। आपको सोचने का काम तो दिया ही नहीं है, आपको सिर्फ रूल फॉलो करने का काम दिया है। जो हमने बोला है वो करो, जो हमने बोला है वो करो, इतने टाइम में कंप्लीट करो, ऐसे काम करो, वैसे काम करो। तो अपना पूरा जो सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं क्लरिकल काम की तरफ ही आपको ले जा रहा है कि जो हम ऑर्डर दे रहे हैं ना वो करो, आप अपना दिमाग मत चलाओ कि आप क्या कर सकते हो। तो वो एंटरप्रेन्योरशिप की, स्टार्टअप की, क्रिएटिविटी की, वो सब जो बातें हैं वो हटा दी सिस्टम से, और आपको ये रटवाने वाला सिस्टम पकड़ा के चले गए। इसके पहले जो इंडिया का ओरिजिनल एजुकेशन सिस्टम था वो इससे लाख गुना बेटर था। उसमें जो इवोल्यूशन हो रहा था, चीजें आप सीख रहे थे, जो गुरु थे आपके उनके पास जाके आप रह रहे थे, पढ़ रहे थे, प्रैक्टिकल चीजें सीख रहे थे, तो उससे जो डेवलपमेंट हो रहा था वो अलग था। बट ये आए, इनको पता चला कि यार इनकी बुद्धि ज्यादा है, तो पहले अपनी बुद्धि खराब करने का काम इन्होंने किया, और वो ये सारा सिस्टम जो छोड़ के गए, तो इससे अपनी बुद्धि डेवलप नहीं हो रही, खराब ज्यादा हो रही है। नो डाउट ये तो इन्फॉर्मेटिव है, ऐसा नहीं कि आप कुछ सीख नहीं रहे, बट जो एग्जाम पैटर्न है, जो प्रेशर है अपने ऊपर, हर चीज याद करनी है। प्रैक्टिकल लाइफ में आज कौन चीजें याद करता है? अपने रास्ते याद नहीं करते, गूगल मैप पे चला लेते हैं। जो रोड पे मैं 10 बार गया हूँ, मैं उसमें गूगल मैप ही चलाता हूँ कि मैं याद करने का एफर्ट क्यों करूँ? जो गूगल मैप है वो बता देगा लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, मैं खाली देख लूंगा कि अच्छा यही रूट था। अब बार बार क्यों याद रखूंगा? तो जब चीजें टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो गई है और मेमोरी का यूज कम करना पड़ रहा है, तो हम सोचने पे काम कर सकते हैं, याद रखने पे नहीं। बट पैटर्न अभी भी कहीं ना कहीं वही है कि आपको याद रखने फोकस करना है। तो जो रेट्स हैं वो आपको रटने पड़ेंगे, इसमें कुछ कर नहीं सकते वैसा। बट नो डाउट प्रैक्टिस के साथ समझ में चीजें याद हो जाती है। इवन आगे जाके भी आप अपनी प्रैक्टिस भी करोगे तो बहुत सारे लॉज आपको विदाउट रेफरेंस याद हो जाएंगे, बट दैट इज बाय प्रैक्टिस। 10 बार जो काम किया है वो 11वीं बार तो याद हो ही जाता है। हाँ, फिर भी नहीं हो रहा है तो थोड़ा अपने को अपने पे भी काम करना पड़ेगा। अगर 100 बार कोई चीज समझाने के बाद भी याद नहीं होती है तो फिर आप कोशिश नहीं कर रहे, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये मैं पढ़ा रहा हूँ इतने साल से, तो मुझे बुक नहीं खोलनी पड़ती, मुझे सारे रेट याद है, बट दैट इज अगेन अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, आपको जोर लग रहा है, मैं 100 बार पढ़ा चुका हूँ तो मेरे को दिमाग लगाना नहीं, मैं बिना देखे पूरा चैप्टर के सारे रेट अभी बोल जाऊंगा तो चलेगा, क्योंकि मुझे याद है। अब वो क्यों याद है? क्योंकि हर 6 महीने में रिवाइज करता हूँ, हर बैच में पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाते हैं, तो दैट इज ओके। बट जैसा आप पे प्रेशर है वैसा मेरे पे नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये सरचार्ज के अलग अलग रेट्स हैं। तो आपकी इनकम इस रेंज में जहां पे भी बिलोंग कर रही है, जितना भी उसके ऊपर टैक्स बनता है उस पर अलग से ये रेट्स आपको ऐड कर देने। कोई कंफ्यूजन नहीं आता? क्लियर हुआ? ये एक पार्ट है। अब जैसे जैसे सरचार्ज एप्लीकेबल होता है उसमें ना एक पंगा आता है, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, वो आपको समझाता हूँ कैसे। ये वाला जो एग्जाम्पल अपन ने लिया था ना, इस एग्जाम्पल से मैं बात को रिलेट कराने की कोशिश करता हूँ। मैंने वो रखा ही इसलिए था। चलो देख, आपकी टोटल इनकम जो है ना वो थी 51 लाख रुपीज। थोड़ा जो डेटा है वो डायरेक्टली अपने यूज कर लेते हैं। 51 लाख, इस पे आपकी जो टैक्स लायबिलिटी आई थी वो थी 13,42,500। बट फिर इस पे लग गया 10% सरचार्ज, जो अमाउंट बनता है 1,34,250। और ये कुछ टोटल आ रहा है। टोटल कितना आ रहा था? ठीक है। अब देखो एक बात समझते हैं, जब भी ये सरचार्ज आता है ना
और ऐसा कुछ अमाउंट आता है, एक कंपैरिजन करना पड़ता है। कंपैरिजन कैसे करना है मैं आपको आइडिया देता हूँ कि क्या मैं बोल रहा हूँ। ये एक पॉइंट है, टोटल इनकम 50 लाख रुपीस। इस पॉइंट पे कोई सरचार्ज एप्लीकेबल है? नहीं। बट इससे 1 रुपया भी ऊपर चला गया या 10 रुपए के मल्टीपल में 10 रुपया भी ऊपर चला गया तो सरचार्ज आ जाएगा। अब मान लो अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख ही होती एग्जैक्ट 51 लाख के बदले, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी होती? 30%। वही अपना बेसिक एग्जाम्पशन करके अमाउंट कितना आता है एक बार निकाल सकते हो 50 लाख पे। फटाफट गिन लो। स्टार्टिंग का स्लैब तो सेम है, 0, 12,500, 1 लाख और ये होगा आई थिंक 12 लाख। आ रहा है? ये आ रहा है 13,12,500। कोई सरचार्ज लगेगा? नहीं। तो फाइनल लायबिलिटी यही है ना, कोई सरचार्ज नहीं है, 0% सरचार्ज। तो फाइनल लायबिलिटी ये बात समझ आ रही है। अब अगर आप थोड़ा कंपैरिजन करो तो आपको पता चलेगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। किसी ने 50 लाख कमाए तो उसका टैक्स इतना, किसी ने 51 लाख कमाए, 1 लाख ऊपर कमाया, टैक्स इतना। ये कितना बढ़ गया वो दिख रहा है आपको? डिफरेंस निकालो एक बार। ये जो बढ़ गया ये गड़बड़ है, क्योंकि कमाया है ऊपर सिर्फ 1 लाख 1 लाख और टैक्स बढ़ गया 164 250। अगर कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है एक्स्ट्रा तो आप उससे उस 1 लाख में से कितना टैक्स मांग सकते हो? 5%, 10%, 15%, 20%, हाईएस्ट स्लैब में 30%। तो भी बोलेगा सर 1 लाख ऊपर कमाया 30,000 ले लो, 30% का स्लैब रेट है ना। आप 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाने पे उससे इतना मांग रहे हो, ये गलत नहीं हो गया? कोई भी एसएससी को आप बोलोगे भाई 1 लाख रुपए उसने कमाया तो उससे आप कितना टैक्स लोगे? 10, 20%, 50%, गन पॉइंट पे 100% पूरे ले जाओ। फिर किसी ने बोला नहीं नहीं 1 लाख के सामने 1.5 लाख टैक्स देना पड़ेगा, बोलेगा भाई गोली मार दे। इससे तो यही अच्छा है, तो गन पॉइंट पे पैसे मांग रहे हैं तो जितने हैं उतने दूंगा ना, जेब से और पैसे डाल के क्यों दूंगा, इसे तो गोली मार दे, बात एक बार में खत्म ही कर दे। ये क्या तरीका हुआ? जितना कमाया उससे ज्यादा टैक्स भरूं। और अगर यही बात मेरे को पहले समझ में आती तो मैं 51 लाख की इनकम ही नहीं दिखाता, मैं 1 लाख रुपए छुपा लेता, 1 लाख छुपा के 1.5 लाख बचा लेता, 50,000 का और फायदा ही होता ना। ये कौन सी स्कीम हुई? ये तो समझ ही नहीं आई बात। 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाए तुमने, 1.5 लाख रुपए से ऊपर टैक्स लगा दिया मेरे ऊपर, बोला 64,000 और एक्स्ट्रा भरूं, वो 1 लाख तो पूरे गए, ऊपर के 64 250 भी एक्स्ट्रा चले गए। गलत नहीं हो गया ये थोड़ा ज्यादा हो गया। मतलब कोई भी लॉ ऐसा नहीं हो सकता कि जितना कमाया उससे ज्यादा टैक्स लगा दे, तो अनफेयर हो गया। उल्टा इस पे 1% ले लेते चलता, 30,000 ले लेते, 30% भी ले लेते चलता, 70,000 अपने हाथ में तो बचता। ये आपने क्या किया? 1,64,250। ये अनफेयर नहीं हो गया? बोला अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि हो तो रहा है, तो इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, नहीं तो पब्लिक जो है ना वो पीछे भागेगी मारने के लिए अपने कि ये ज्यादा हो गया वैसा। इसका सॉल्यूशन निकाला गया, इसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। यहां लिख देता हूं। जो कंसेप्ट है इसको हम बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। नोट्स पे सब कुछ ही है, कोई टेंशन नहीं है। अभी आप बिना मटेरियल के भी जितना समझ सकते हो उतना काफी है, मैं सब कुछ लिख ही रहा हूँ। मार्जिनल रिलीफ का मतलब है एडिशनल इनकम पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स अगर किसी से मांगा जाए तो वो उतना ही हो सकता है जितनी इनकम है। 1 लाख में अगर मैं आपको बोलूँ टैक्स भरो, कितना भरोगे आप? 10, 20,000, 50,000 बोलोगे। मैं मैक्सिमम तक खींचूंगा तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या बोलोगे? सर जितना कमाया पूरा ले जाओ, 1 लाख के सामने पूरा 1 लाख ले जाओ, और तो क्या ही कर सकते हैं हम। पर उसके ऊपर कुछ भी मांगोगे तो हम कहाँ से ला के देंगे? ऊपर का तो रिलीफ देना पड़ेगा। अब मार्जिनल रिलीफ काउंट करने के लिए अगर हमें फॉर्मूला के हिसाब से चले तो उसको कैसे रिलेट करना है वो समझो। इसको हम बोलेंगे इंक्रीमेंटल इनकम और इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी। देखो फॉर्मूला है नहीं, फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ, अपने इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं। इंक्रीमेंटल इनकम कितनी? 1 लाख। इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी कितनी? 164 250। डिफरेंस कितना आ रहा है? ये नेगेटिव आ रहा है। इसको हम बोलेंगे मार्जिनल रिलीफ। 1 लाख के सामने ज्यादा से ज्यादा मैं टैक्स 1 लाख ही भरूंगा, उससे ऊपर आप कुछ भी मांग रहे हो तो भाई उतना तो नहीं पे करूंगा। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रिलीफ। अभी आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, फॉर्मूला बनाना है तो दोनों एंड से बन सकता है। ठीक है, फॉर्मूला बनाना है तो दोनों तरीके से बन सकता है, या तो इंक्रीमेंटल इनकम माइनस इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी करके आप लिख दो, और ये ध्यान रखो जब भी अमाउंट नेगेटिव आएगा आपको रिलीफ मिलेगा। ऐसे याद रख लो, फिक्स कर लो, क्योंकि फॉर्मूला नहीं है, लॉजिक है। लॉजिक यही है कि जितना कमाया है उससे ज्यादा टैक्स नहीं भरेंगे।
तो ये जो एक्स्ट्रा टैक्स मांगा जा रहा है ना, ये रिलीफ देना पड़ेगा। समझ आ रहा है? अब इसको फॉर्मूला वाइज प्रेजेंट करना है तो एक ऑप्शन ये है, इंक्रीमेंटल इनकम माइनस इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी। इफ डिफरेंस इज नेगेटिव देन इट इज रिलीफ, एंड इफ डिफरेंस इज पॉजिटिव देन इट इज ओके। सरप्लस ही बच रहा है ना आपके पास तो चलेगा। तो अगर ये नेगेटिव आया है, दिस इज इक्वल टू रिलीफ, और अगर पॉजिटिव आता तो फिर कुछ नहीं, फिर वो रिलीफ नहीं माना जाएगा, उतना तो आपको पे करना है, नो इफेक्ट। ऐसे कर सकते हैं। फॉर्मूला उल्टा भी बना सकते हैं, ये बनाया हुआ है, इनकम टैक्स इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी माइनस इनकम, तो फिर पॉजिटिव आया तो रिलीफ मिलेगा, नेगेटिव आया तो नहीं मिलेगा, ऐसे भी चलेगा। कोई भी एक फॉर्मेट ठीक है। मैंने लास्ट टाइम उल्टा लिखवाया था, इस बार ऐसे बनाया, कुछ भी चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉजिक समझ आ रहा है? ये रटने मत बैठ जाना, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कंक्लूजन है। ये चीज समझनी है कि कंसेप्ट क्या है। जितना कमाया है उससे ज्यादा टैक्स नहीं भरूंगा, मैक्सिमम जितना कमाया ना वो ले जाओ। ऊपर का जो है ना ये 64,250 वो नहीं भरूंगा, वही है रिलीफ का अमाउंट। अगर ऐसे सोचना आता है तो आपको कोई फॉर्मूला नेगेटिव पॉजिटिव की कोई जरूरत नहीं। बट अगर लास्ट में कंक्लूजन चाहिए कि सर मुझे फाइनली याद करना हो, तो भाई ऐसे बना लो, फिर ये एक ऑप्शन है। ठीक है, तो ये बनाया हुआ चीज है, ये कोई बुक का फॉर्मूला नहीं। समझ आई? क्लियर हुआ? अब रिलीफ मिल रहा है ना अपने को, तो 64,250। अब रिलीफ कहां से मिलेगा वो समझ लो। अच्छा, अपना अमाउंट इधर लिखा हुआ था, ये अपनी टैक्स लायबिलिटी थी ना एक्चुअल में 14,76,750, इसमें से मिलेगा रिलीफ माइनस। बचा कितना? माइनस करके देख, 14,12,500 आ रहा है ये। अब देखो मैं आपको टैली कराता हूँ, मैं इसको हटा रहा हूँ। अगर आप ये दोनों टैली करो, कितना फर्क है? 1 लाख। कौन सा 1 लाख? जो कमाया पूरा ले गए। ऊपर का तो रिलीफ देके कितनी मेहरबानी की आपके ऊपर। 1 लाख तो आपके पूरे गए, उसके ऊपर का आपको माफ कर दिया कि हाँ जाओ ठीक है, माफ किया। मतलब ये तो कौन सी माफी हुई? बताना ही नहीं चाहिए। कंक्लूजन यही है कि इतने पे रुक जाओ, 1 लाख रुपए छुपा लो, कैश में ले लो, दिखाओ मत। रियल लाइफ में ऐसा होगा, लेकिन यहाँ तो आपके पूरे 1 लाख गए और वो यहाँ से टैली भी हो रहा है। अब ये आफ्टर मार्जिनल रिलीफ आपकी टैक्स लायबिलिटी, इसके ऊपर एक चीज ऐड होती है लास्ट में, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट 4%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इससे हेल्थ और एजुकेशन के लिए सरकार काम करती है। कितना काम कर रही है आपको पता है, एजुकेशन की क्या हालत है और हेल्थ की क्या हालत है दोनों आपको पता है। ठीक है, उन्होंने ये थोड़ी बोला किसकी हेल्थ और एजुकेशन, मंत्रियों की हेल्थ और उनके बच्चों की एजुकेशन, और उसके लिए ये सेस है, हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, सारे मंत्रियों के बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं और उनके खुद की हेल्थ देख के तो आपको पता चलता है कितना चमकते हैं। ठीक है, ग्लो देखा मिनिस्टरों के चेहरे पे? हाँ, स्किन केयर रूटीन। मोदी जी को तो सब पूछते हैं, बोले सर आपका माथा चमकता कैसे इतना? बोले सबका खराब कर देता हूँ, मेरा तो चमकेगा ही ना। सीधी बात है। ठीक है, तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो 4% बाय डिफॉल्ट, ये डोनेशन है, देना ही देना है, सब पे लगता है, लास्ट में जोड़ देने का। ठीक है, अब इसमें आप 4% प्लस कर दो, जो आपका अमाउंट बना वो बता दो कितना आ रहा है फाइनल। 2 मिनट लगेगी बस, खत्म ही कर रहा हूँ फिर आप। हाँ, एकदम राउंड फिगर आ रहा है। अगर ये राउंड 10 रुपए के मल्टीपल में नहीं आता तो अपने राउंड ऑफ करते, आ रहा है तो फिर कोई करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर है आपका, ये टैक्स लायबिलिटी है इस केस में, जहाँ पे 51 लाख रुपीज आपने गलती से कमा लिए। 50 ही कमाने चाहिए थे, 50 कमाते तो इस पे 4% भरते, फ्री हो जाते। वो 1-1.25 लाख रुपए आपका जो ऊपर जा रहा है वो बच जाता, क्योंकि तो आपने कमा के सरकार को दान कर दिया। ऊपर जितना भी आपने कमाया उसमें आपको तो कुछ नहीं मिला। समझ आ रहा है? ये उल्टा 4% और लग गया उसके ऊपर, जाना ही था। तो 1,04,000 का नुकसान हो गया आपका। बोलो कुछ कंफ्यूजन? तो मार्जिनल रिलीफ क्या है बेसिक समझ आया। कल यहीं से वापस कंटिन्यू कराऊंगा, ये सेम चीज फिर से गिनवाऊंगा नए एग्जांपल के साथ। उसमें 1 करोड़ वाला पॉइंट भी लेंगे, 2 करोड़ वाला भी लेंगे, तो और प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, अगर सरचार्ज नहीं लग रहा है तो मार्जिनल रिलीफ आता ही नहीं है, ये जोड़ी में चलता है। जहां सरचार्ज आया उस वजह से ही रिलीफ चेक करना पड़ा, सरचार्ज है ही नहीं तो रिलीफ किस चीज का? तो जहां सरचार्ज है वही रिलीफ को आपको एक बार कंसिडर करना होगा। और जो रिलीफ का इफेक्ट दे दिया ये तो लास्ट में लगता है, तो बाय डिफॉल्ट है, यहाँ भी लगेगा। 4% तो आपको डोनेशन देना ही है, हर केस में तो एप्लीकेबल होता ही है। अब ये जो आपके चेक पॉइंट्स है ना, ये वाले, इनको मैं चेक पॉइंट्स बोलता हूँ। इसके राइट साइड पे अगर आपकी इनकम है तो आपको रिलीफ चेक करना पड़ता है, जैसे 50 के बदले 51,
थोड़ी सी इनकम बढ़ी तो सरचार्ज कितना बढ़ा, फिर 1 करोड़ के राइट साइड पे, यहाँ पे। अब देखो बहुत दूर है, 80 लाख रुपए टोटल इनकम यहाँ पे, तो आपको सरचार्ज तो लगेगा, लेकिन रिलीफ वाला पॉइंट चेक करना ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज रिलीफ नहीं आएगा क्योंकि 30 लाख रुपए ऊपर कमाए हैं, उतना टैक्स नहीं आने वाला सरचार्ज की वजह से। बट जब ये चेक पॉइंट के नियर अबाउट होता है 51 लाख, 52 लाख, 53 लाख, तो एक बार चेक करना पड़ता है। अब मैं आपको फिक्स पॉइंट्स नहीं बता सकता यहाँ पे कि 50 लाख से इतना ऊपर हो तो सरचार्ज आएगा, रिलीफ आएगा, और इससे ऊपर हो तो रिलीफ नहीं आएगा, वैसा नहीं बता सकता, क्योंकि एसएससी के टाइप्स अलग है। कोई इंडिविजुअल 0 to 60 में है, कोई 60 to 80 में है, कोई 80 प्लस है, स्लैब रेट भी तो बदल जाते हैं, तो कितने कॉम्बिनेशन बताऊंगा, तो पॉसिबल नहीं है। बेटर है गिनने का तरीका सीख लो। वो तो जिसको मछली पकड़ना सिखा दिया वो पेट भर लेगा अपना, उसको रोज लाके मत दो, है ना। एग्जाम्पल होता है, खाता तो मैं भी नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और जिसने कहावत बनाई थी वो खाता था वैसा है। तो ठीक है, तो किसी को काम सिखा दो ना, वो अपने आप कर लेगा, ठीक है, वैसा है। तो उल्टा एग्जाम्पल लो, सरकार को भी यही बोलते हैं भाई कमाना सिखा दो ना, तो ये जो है दान धर्म नहीं करना पड़ेगा, रोज का फ्री का राशन, अनाज, ये वो। अगर आप स्किल डेवलपमेंट पे काम करोगे, हर कोई अपना कमा के खा लेगा, तो फ्री की चीजें नहीं बांटनी पड़ेगी, वैसे। तो ये चेक पॉइंट्स पे हम ये चीजें चेक करते हैं। कल और एग्जाम्पल जिसके लूंगा 1 करोड़ प्लस, 2 करोड़ प्लस, तो बार बार कैलकुलेशन करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया? बस इतना रखो आज, काफी।